अब तक हमने इस चैप्टर में वेग व्यंजक प्राप्त कर लिया, वेग के प्रकार, औसत वेग और तत्क्षणिक वेग के लिए सूत्र प्राप्त कर लिए, और शुरुआत में जो रासायनिक बलगतिकी है उसकी परिभाषा आदि सारी चीज़ें पढ़ ली। अब थोड़ा सा पिछले लेक्चर का मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद अपने इस नए चैप्टर आगे लेक्चर में चलेंगे। तो पिछले जो लेक्चर था उसमें मैंने करवाया था कि किसी भी अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचा जाता है, और सांद्रता और समय के साथ जब ग्राफ खींचा जाता है तो शुरुआत में सांद्रता तेजी से गिरती है अभिक्रिया की, और उसके बाद उसमें कमी आ जाती है, और फिर जो औसत वेग फिर जो वेग ज्ञात किया जाता है वो उसका औसत वेग होता है। और उसका जो हमने समीकरण या सूत्र जो प्राप्त किया था, जैसे एक बार मैं रिवाइज कर दूं आपका, ये कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। शुरुआत में सांद्रता इसकी R0 है, T1 समय पर R1 हो गया, T2 समय पर R2 हो गया, और इसका जो ग्राफ खींचा था वो ग्राफ इस प्रकार का आया था, और यहाँ से जो वेग ज्ञात किया था वो इन दो बिंदुओं पर ये सांद्रता ली, इस बिंदु पर ये सांद्रता ली, और ये जो यहाँ पर प्राप्त हुआ था इसको डेल R का था, इसको डेल T का था, और इसका जो सूत्र प्राप्त हुआ था वेग का वो था माइनस डेल R अपॉन डेल T। ये तो था औसत वेग का। और फिर निकाला था तात्क्षणिक वेग, और तात्क्षणिक वेग होता है किसी भी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग। तो अगर किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए ये किया था कि मान लिया इस बिंदु पर ज्ञात करना चाहते हैं, और उस जो तात्क्षणिक वेग होता है उसके लिए डेल T का मान 0 की तरफ होना चाहिए, टेंड्स टू 0, बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए। यहाँ पर तो डेल T का मान यहाँ पर इतना था, काफ़ी ज़्यादा है, परास थी, लेकिन जब ये डेल T का मान छोटे कम होते 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 बहुत ही सूक्ष्म हो जाए, तो मान लिया इस बिंदु पर हो जाए, तो ये भी इस बिंदु पर अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो अब यहाँ पर इस बिंदु पर कितना तो समय में परिवर्तन हुआ है और कितना इसकी सांद्रता में परिवर्तन हुआ, क्योंकि ये तो बहुत ही सूक्ष्म है, और बहुत सूक्ष्म है तो ये अंतर परिवर्तन ज्ञात करना थोड़ा कठिन है। इस कारण यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची थी। अब ये स्पर्श रेखा खींचते हैं। अब इस स्पर्श रेखा पर कोई भी दो बिंदु लेकर, और फिर ये दो बिंदु लेकर, एक इस y अक्ष के समांतर, एक इस x अक्ष के समांतर जो खींचते हैं, तो इसको कहा था dr, सांद्रता में परिवर्तन। लेकिन सांद्रता में परिवर्तन कितना है ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर तो सांद्रता में परिवर्तन इतना था, और वो तो इस समय पर था, काफ़ी था, लेकिन यहाँ पर ये जो सांद्रता में परिवर्तन है वो इस वक्र पर कहाँ है। यहाँ जो सांद्रता परिवर्तन है ये केवल इस बिंदु पर है, इस क्षण पर है ये, और इस क्षण पर है, तो इस कारण ये बहुत ही सूक्ष्म है, तो इसको dr कहा है। इसी प्रकार इस बिंदु पर समय ये है, और है तो ये, लेकिन स्पर्श रेखा के द्वारा हम इसको देख रहे हैं, तो ये जो समय होगा इसको हम कहेंगे dt। तो इस समय में और इस समय में काफ़ी फर्क है। यहाँ तो समय की परास थी वो इस टाइम की एक्सिस पर थी, लेकिन यहाँ पर जो समय की जो परास है वो इस एक्सिस पर न होकर इस छोटे से बिंदु पर है। तो यहाँ पर जब वेग ज्ञात किया था तब वेग का मान आया, वेग बराबर है माइनस dr अपॉन dt, और ये d अपॉन dt आ गया। ये गणित की एक टर्म होती है अवकलन, डिफरेंशियल, तो ये इसका अवकल समीकरण, तो ये इसको कहा था अवकल वेग समीकरण। ये अवकल वेग समीकरण है। अवकल वेग समीकरण, अवकल का मतलब होता है बहुत ही सूक्ष्म चीज को प्राप्त करना, तो इस सूक्ष्म चीज में ये सूक्ष्म है, और इस बिंदु पर समय में भी परिवर्तन और सांद्रता में परिवर्तन ज्ञात करना हो तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। ये तो ठीक है, हमने इसको करने के लिए स्पर्श रेखा खींच ली,
लेकिन स्पर्श रेखा से भी एकदम सही मान प्राप्त नहीं किया जाता। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि जो अवकल वेग समीकरण है, इससे अगर वेग ज्ञात करेंगे, तात्क्षणिक वेग अगर ज्ञात करेंगे, तात्कालिक वेग ज्ञात करेंगे, तो ये ज्ञात करना कठिन होता है, एकदम आसान नहीं होता और सही मान प्राप्त नहीं होता तात्क्षणिक वेग का, और न अभिक्रिया की कोटि सही निर्धारित होती है। तो यहाँ पर ये दूसरा तरीका अपनाया जाता है मैथमेटिक्स का। अब अवकल का न लेकर, सूक्ष्म का न लेकर बड़े का लें, और जब बड़े का लेते हैं तो उससे कहते हैं समाकलन, समाकलन कहते हैं। और इसमें जो ये मान आया था वेग का, ये था, और इसकी जो स्पर्श रेखा की जो ढाल थी, तो स्पर्श रेखा की जो ढाल थी वो वेग को व्यक्त कर रही थी, और वो कितनी हो जाएगी, तो ये वेग को व्यक्त करेगी, तो वेग का सूत्र ये था, इसको हम कह सकते हैं कि माइनस ढाल, इसका स्लोप कितना है, स्लोप इस तरीके से है या इस तरीके से है, जैसा भी हो, तो ये स्लोप को व्यक्त करता है वेग। अब हम इसके स्थान पर, अवकल वेग समीकरण के स्थान पर समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करें, क्या करना पड़ेगा, अब उस बात पर पढ़ाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है समाकलित वेग समीकरण। अब इस समाकलित वेग समीकरण को ज्ञात करने के लिए अब शुरुआत कहाँ से करें। इससे पिछले में हमने अभिक्रियाओं के प्रकार कोटि भी पढ़ी थी, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, शून्य कोटि होती है, प्रथम कोटि होती है, द्वितीय कोटि होती है। अपने सिलेबस में शून्य कोटि और प्रथम कोटि डिटेल दे रखी है। तो समाकलित वेग समीकरण ज्ञात करेंगे शून्य कोटि अभिक्रिया की और प्रथम कोटि अभिक्रिया की। तो अब अपने आज का टॉपिक है समाकलित वेग समीकरण, और ये भी किसकी, शून्य कोटि अभिक्रिया की। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहें किसको, ये हमने अभिक्रिया की कोटि में परिभाषा दी थी। एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा क्या थी, वो ये थी कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रियक की सांद्रता के घातांक के समानुपाती होता है। तो उस अभिक्रिया का उसकी सांद्रता की घात कितनी है वो निर्धारित करते हैं अभिक्रिया की कोटि। एक मान लेते हैं, एक समीकरण है, मान लिया ये कोई रिएक्शन है R2P, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है। अब ये अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया हो तो परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा, परिभाषा में बाद में लिख दूंगा, पहले जो अपनी अभिक्रिया की कोटि की जो परिभाषा है उसके अनुसार मैं एक बार लिख रहा हूँ, फिर उसको लाइन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर यह था कि अभिक्रिया का वेग परिभाषा क्या थी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिक्रियक की सांद्रता के घातांक के समानुपाती होता है। यहाँ पर अभिक्रियक R है, ये इसकी सांद्रता होगी, ये समानुपाती हो गया, और घातांक कितना होना चाहिए, घातांक होना चाहिए शून्य। ये शून्य कोटि अभिक्रिया को व्यक्त करता है, ठीक है। ये अभिक्रिया का वेग है, ये इसको व्यक्त कर रहा है, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो एक लाइन के रूप में लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे किसी भी जिस अभिक्रिया का वेग है वो अभिक्रियक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती हो तो वह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसकी एक लाइन ये बन जाएगी, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग है अभिक्रियक की अभिक्रिया का वेग अभिक्रियक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। तो ये सांद्रता के शून्य घातांक हो गया। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अभिक्रिया का वेग
और अपने ये जो सारी चीज़ें जो प्राप्त कर रहे हैं ये तत्क्षणिक अभिक्रिया के लिए ज्ञात करें, तात्कालिक के लिए, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन वो रेट के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये लेना पड़ेगा या ये लेना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस के लिए ये लेना पड़ेगा। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, इसको हम ये भी कह सकते हैं माइनस dr/dt, तात्कालिक हो गया, यह समानुपाती r0, समानुपाती का निशान हटाएंगे, यह जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, ये वेग स्थिरांक है, और वेग स्थिरांक के बारे में भी पिछले लेक्चर में पूरा डिटेल से पढ़ लिया। वेग स्थिरांक क्या होता है, उसका मात्रक कैसा होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि के लिए, सबके लिए वेग स्थिरांक का मात्रक भी अलग अलग होता है, किस किस पर निर्भर करता है वो भी पिछले में देख लिया। तो ये इसकी अवकल वेग समीकरण के रूप में है। अब हमें इसका करना है समाकलन। तो समाकलन के लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये r की घात 0 है और r की घात 0 किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो ये भी लिख सकते हैं dt को इधर ले जाए, माइनस को भी इधर ले जाए, तो ये dt और dr आ गया। तो इसको पहले बताया था ये तो सूक्ष्म मान के लिए व्यक्त करता है, हमें चाहिए इस पर भी थोड़ा सा और फैलाकर बताएं, इस बिंदु को भी थोड़ा फैलाकर बताएं। तो इस बिंदु को सूक्ष्म रूप में बताएं तब तो ये है, और इस बिंदु को फैलाकर बताएं तो वो समाकलन कहलाएगा। तो अब इसका समाकलन करेंगे, ये हो जाएगा। अब समाकलन करेंगे तो क्या क्या आ जाता है, dr का समाकलन हो जाएगा r के स्थिर से उसका कुछ नहीं होगा, dt का हो जाएगा t, और ये समाकलन का निशान हट जाएगा। और साथ में जब समाकलन करते हैं तो इसके साथ एक स्थिरांक लगता है, तो ये हो जाएगा ये dr का तो हो जाएगा r, और k का ठीक है माइनस है ही निशान, dt का हो जाएगा t प्लस i। आई यहाँ पर एक स्थिरांक है, इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये स्थिरांक है तो मान स्थिर रहना चाहिए, और किस पर निर्भर कर रहा है, या तो समय पर निर्भर कर रहा है या सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। ये तो दोनों परिवर्तनशील है। स्थिर कब है, स्थिर जब है t बराबर 0, शुरुआत में तो इसकी सांद्रता अधिकतम है और वो स्थिर रहेगी, क्योंकि बाद में उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका स्थिरांक है तो हम t बराबर 0 पर ज्ञात करेंगे। तो t बराबर 0 पर सांद्रता कितनी होती है, r0 है। इस अभिक्रिया की सांद्रता शून्य शुरुआत जब करते हैं तो r0 कर दी। अब ये दोनों मान इस समीकरण में रखें, तो r के स्थान पर तो आ गया r0 बराबर माइनस k गुना t के स्थान पर हो गया 0 और प्लस i, ये संख्या 0 हो गई, या i का मान कितना हो गया, या r0 बराबर i हो गया या i बराबर r0 हो गया। अब इस i को यहां पर रख दें, तो अब समीकरण क्या हो जाएगी, ये होगी। ये अब हमारे पास एक समीकरण आ गई अभिक्रिया वेग की, और कब आई है, समाकलन करने के बाद आई है। इस कारण इसको समाकलित वेग समीकरण कहते हैं। ये अवकलित वेग समीकरण थी, ये समाकलित वेग समीकरण, यह समाकलित वेग समीकरण है। ठीक है, अब ये किस प्रकार की आई है,
यहाँ पर एक गणित का होती है सरल रेखा, तो सरल रेखा से इसे मिलान करते हैं, तो सरल रेखा से मिलान करेंगे तो हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सरल रेखा की समीकरण होती है y = mx + c, एक होती है y = mx + c होती है, यह सरल रेखा की समीकरण होती है। और इससे जो सरल रेखा बनती है वो कैसी बनती है, मैं यहाँ थोड़ा सा 2 मिनट के बता देता हूँ। ये होती है कि x और y के बीच में ग्राफ खींचे, इस तरफ x है, इस तरफ y है, सरल रेखा यानी सीधी रेखा होगी। कहाँ से, सीधी रेखा है, तो c का मतलब होता है ये 0 नहीं है, यहाँ से कुछ ये बिंदु, ये इतनी दूरी जो है ये c है, इंटरसेक्शन, अंतःखंड। और m होता है जो सीधी रेखा आएगी उसका स्लोप या ढाल। वो ढाल किस प्रकार का हो सकता है, जैसे ये ढाल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो। लेकिन यहाँ पर m का मान पॉजिटिव है, m का मान पॉजिटिव है तो इसका ढाल ये आएगा। तो इसकी समीकरण ये है। अब इसकी तुलना इसके साथ करते जाएंगे, फिर देखते हैं वो ग्राफ कैसा आएगा, कैसा आना चाहिए। ये मिलान करें, ये इसको कह सकते हैं ये y = mx + c, y = mx + c। क्या क्या चेंज आ गया, कहाँ पर क्या क्या है, किस किस के बीच में ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचते हैं x और y के बीच में। x के स्थान पर क्या है, t है, y के स्थान पर क्या है, सांद्रता है, तो सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचेंगे, तो ये खींच दिया। तो इधर तो समय हो गया, इधर अभिक्रिया की सांद्रता हो गई, सांद्रता और समय के बीच ग्राफ हो गया, टी और आर के बीच में। कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होगा या कहीं ऊपर से शुरू होगा, वो डिपेंड करता है सी पर, और सी की जगह यहाँ पर है R0, R0 प्रारंभिक संख्या है, वो मान ली यहाँ पर है। ये भी हो गया, x का मान आ गया, t का मान आ गया, r का मान आ गया, R0 का मान आ गया। अब बाकी बचा m का। m क्या है, m है स्लोप, ये इधर है। m जब पॉजिटिव है तो ये था, लेकिन यहाँ पर m के स्थान पर नेगेटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव होता तो यहाँ से ग्राफ ऊपर की तरफ जाता, स्थिर राशि होता तो ये रहता, नेगेटिव है तो ये आएगा, ये ढाल है, और ढाल कितना है, माइनस के, यहाँ पर ढाल इसका m होता है, यहाँ पर ये माइनस के हो गया। तो ये भी एक सीधी रेखा गई, सरल रेखा है, लेकिन इसमें स्लोप नीचे की तरफ है। तो ये समाकलित वेग समीकरण है, इसका ये ग्राफ है। अब इससे भी वेग ज्ञात कर सकते हैं। फर्क क्या हो गया, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि हमने तो सांद्रता और समय के बीच जब ग्राफ खींचा था तो सांद्रता में शुरुआत में तो तेज़ी से कमी आई, उसके बाद में धीरे धीरे कमी आई, तो सांद्रता और समय के बीच में तो ग्राफ ये आया था हमारा, तो ये तो वक्र रेखा आई थी, जबकि यहाँ गई सीधी रेखा। ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर जो ये ग्राफ खींचा था ये अभिक्रियक की सांद्रता और समय का भिन्न भिन्न स्थिति पर था। ये जो समय लिया है ये समय ज़्यादा नहीं है, ये समय ये dt है, ये इस बिंदु वाला है। इस बिंदु पर जब हमने ज्ञात किया तो हमने तो स्पर्श रेखा प्राप्त करके ये भी एक सीधी रेखा है, तो ये सीधी रेखा तो हमने स्पर्श रेखा से प्राप्त की थी, और अब ये सीधी रेखा हमारे पास इस समीकरण के द्वारा आ गई। तो ये सीधी रेखा ये नहीं है बल्कि स्पर्श रेखा वाली है, और स्पर्श रेखा वाली जो सीधी रेखा से हमें क्या मिलता है, तात्क्षणिक वेग मिलता है यहाँ पर अवकल वेग समीकरण से। तो ये तात्कालिक वेग का सूत्र है। तो समाकलित वेग समीकरण है, उसमें सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींच के तात्कालिक वेग प्राप्त करते हैं और वो एक सही मान प्राप्त होता है। अब इसमें एकदम सही मान आ जाएगा r और t का, लेकिन अंतर क्या होता है इस टी में और इस टी में, यहाँ पर ये टाइम प्रास ज़्यादा होती है जब तक अभिक्रिया शुरुआत से लेकर अंत तक है।
और यहाँ जो समय है वो dt का समाकलन भाग है, काफ़ी फैला कर लिखा किया हुआ है, तो ये अंतर हो जाता है इसमें। तो ये तो इम्पोर्टेंट बात होगी यहाँ तक। अब एक चीज़ और आपको बताया था कि इसमें जो वेग स्थिरांक है, ये वेग स्थिरांक है, इसका मान भी तो निकाल लो। इसके बारे में तो हमने पीछे पढ़ा है भी कि शून्य कोटि अभिक्रिया है, प्रथम कोटि है, उनके मान अलग अलग है, उनका मात्रक अलग है। तो यहाँ से k का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो समाकलित वेग समीकरण ये थी, इससे k का मान ज्ञात करेंगे। और यहाँ पर k का मान ज्ञात करने के लिए माइनस kt है, इसको तो बराबर से इस तरफ ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, इस r को उस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं kt इक्वल टू, इसको मैं इधर ले आया, इधर r0 है ही, और इस r को भी इस तरफ ले गए तो माइनस का हो गया। तो k का मान कितना जाएगा? k का मान आ जाएगा t, इधर ले जाएंगे तो नीचे जाएगा, और ये मान आ गया। जैसे k का मान आ जाएगा। कब निकलेगा, कैसे कैसे निकलेगा, क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल आसान सा काम है। r0 प्रारंभिक सांद्रता निश्चित है, t समय पर सांद्रता कितनी है, तो k का मान निकालने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी? प्रारंभिक सांद्रता तो निश्चित मान हो गया, फिर जिस भी समय पर ज्ञात करना चाहिए उस पर अभिक्रिया की सांद्रता कितनी है, बस। तो ये मान k का एक अभिक्रिया के लिए निश्चित रहेगा। मात्रक क्या जाएगा? ऊपर तो है सांद्रता, नीचे है समय। सांद्रता या कंसंट्रेशन का क्या होता है? मोल पर लीटर में लेते हैं ज़्यादातर, मोलरता के रूप में। तो ये तो माना जाता है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। समय का छोटे से छोटे इकाई सेकंड है, ये नीचे है, उसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा। तो पिछले लेक्चर में पूरा एक सूत्र ज्ञात किया था, उसमें फिर n का मान 0 रखा, n का मान 0 रखा तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मात्रक यही आया था, तो यहाँ से भी यही आ रहा है। एक विशेषता हो रहा है शून्य कोटि अभिक्रिया की, वो शून्य कोटि अभिक्रिया की विशेषता है ये यहाँ पर क्या विशेषता है कि ये तो अभिक्रिया का वेग है और ये बराबर k स्थिर राशि है, तो अभिक्रिया की सांद्रता कहाँ गई? अभिक्रिया की सांद्रता तो यहाँ थी, उसकी घात 0 है तो वो तो हट गई, 1 होगी। तो क्या मतलब होगा? इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसका वेग अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया की सांद्रता चाहे कितनी हो, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग अपने हिसाब से चलेगा, उसके सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इम्पोर्टेंट बात एक और हो जाती है, ये यहाँ पर इस पर निर्भर नहीं करता। अभिक्रिया की सांद्रता तो 1 होगी। शून्य कोटि की अभिक्रिया, सारी अभिक्रियाएं को शून्य कोटि की अभिक्रिया नहीं होती, बहुत ही कम परिस्थिति में होती है, तो वो एक विशेष परिस्थिति में घटती है। तो विशेष परिस्थिति भी होती है। इसका कोई उदाहरण है? कैसा होना चाहिए? इस प्रकार का उदाहरण होना चाहिए कि अभिक्रिया भी हो लेकिन अभिक्रियक की सांद्रता इतनी ज़्यादा हो
कि उसमें परिवर्तन का प्रभाव दिखे भी नहीं। तो ये तभी संभव है जब अभिक्रियक की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। अगर गैसीय रूप हो तो बहुत ज़्यादा अधिक दबाव पर हो। तो एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल मुख्य रूप से ये होते हैं। एग्जाम्पल एक तो मुख्य रूप से जितनी भी एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रिया हैं वो सारे ये होते हैं। और दूसरा होता है कि धातु सतह पर जो भी अभिक्रिया होती है, धातु सतह का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई अभिक्रिया करवा रहे हैं और वो किसी धातु है, वो उत्प्रेरक के रूप में होना चाहिए, उसकी उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है, तो धातु की तो केवल उपस्थिति रहेगी, अभिक्रिया दूसरी हो रही है, तो वो अभिक्रिया ज़्यादातर शून्य कोटि की होती है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल है एक तो एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं और दूसरी है धातु सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं। इसमें थोड़ा सा मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताता हूँ धातु सतह पर होने वाली अभिक्रिया का। इसका भी एक आगे एग्जाम्पल लेते हैं कि अमोनिया का जल अपघटन करवाया जाता है लाल तप्त प्लेटिनम के ऊपर, तो वो एक शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ये अमोनिया है, ये अभिक्रिया होती है। अमोनिया का अपघटन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में होता है, अपने आप नहीं होता। इसके लिए बहुत ज़्यादा ताप चाहिए, प्लेटिनम उत्प्रेरक चाहिए, साथ में उच्च दाब चाहिए। ये अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे होगी? जब इसका प्रैक्टिकल ज्ञात करके देखा तो इसमें अभिक्रिया का वेग है वो अभिक्रिया की अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो वेग का सूत्र क्या आना चाहिए? ये शून्य कोटि, ये कैसे हो सकता है? तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसको मैं चित्र बनाकर दिखाता हूँ, समझ में आएगा। जैसे ये एक कोई चैम्बर है, ये चैम्बर है, इधर से अमोनिया आ रही है, बहुत ज़्यादा उच्च दाब है, उच्च दाब है, तो ये सारा चैम्बर अमोनिया से भरा हुआ है। बीच में यहाँ पर ये प्लेटिनम है और तप्त है, लाल तप्त प्लेटिनम ये उत्प्रेरक के रूप में रखा हुआ है। इधर से अमोनिया भेजते हैं और अमोनिया पूरे दाब के साथ है, तो इतने ज़्यादा है कि इसके चारों तरफ ये अमोनिया बहुत संतृप्त मात्रा में, बहुत ही ज़्यादा इसको घेरे हुए अमोनिया, क्यों कि दाब उच्च दाब के साथ है। और इस टाइप पर इस अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया होकर इसका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रही है, वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही है, मान लिया। तो ये शून्य कोटि की कैसे होगी? शून्य कोटि का होने का कारण ये हो गया कि यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, ये वेग बराबर सिर्फ के रह गया, यानी इसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यही हो गया, शून्य कोटि का मतलब है घात 0 है, तो इसका मतलब हो अमोनिया की सांद्रता परिवर्तित नहीं हो रही। अब यहाँ से हम अमोनिया की सांद्रता को परिवर्तित होने ही नहीं दे रहे, इतने दाब के साथ यहाँ पर भेज रहे हैं, जैसे जितना अपघटन हो रहा है उससे ज़्यादा तो भेज रहे हैं। तो यहाँ पर अमोनिया की मात्रा बहुत ज़्यादा है उच्च दाब के कारण, तो यहाँ पर अमोनिया की मात्रा में कमी नहीं आ रही है, सांद्रता में कमी नहीं आने दे रहे। और जब सांद्रता में कमी नहीं आ रही तो सांद्रता परिवर्तित नहीं होगी, और सांद्रता परिवर्तित नहीं होगी तो परिवर्तन ये घात 0 रह जाएगी। तो इस तरीके से ये जो अमोनिया का जो अपघटन है ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। यहाँ पर उच्च दाब के कारण अमोनिया की मात्रा परिवर्तित नहीं होती। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण और है,
हाइड्रोजन आयोडाइड का अपघटन, सोने पर उसको प्रोवाइड किया जाता है। ये तरीका इसमें रहेगा। यहाँ पर भी उच्च ताप दाब है, सोने के ऊपर से प्रोवाइड किया जा रहा है, तो धातु सतह पर हो रही है प्रक्रिया। ये प्लेटिनम सतह पर हो रही है, ये सोने की सतह पर हो रही है। यहाँ पर अमोनिया का अपघटन हो रहा है, यहाँ पर एसआई का अपघटन हो रहा है, उच्च दाब के साथ हो रही है। और उच्च दाब के साथ होने के कारण यहाँ पर इसकी सांद्रता परिवर्तित नहीं होती अभिक्रिया की, और अभिक्रिया की सांद्रता परिवर्तित नहीं होती तो शून्य कोटि की होगी। अब अगला है अर्धायु। हाफ लाइफ पीरियड। अभिक्रिया की अर्धायु कौन सी होगी? बढ़िया शब्द है एक। अभिक्रिया की अर्धायु होती है कि जैसे ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है और T बराबर 0 पर इसके 50 मोल है, अभिक्रिया के 50 मोल है, T बराबर 0 का मतलब शुरुआत में। उसके बाद रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने लगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे तो इसकी मात्रा में कमी आएगी, और कमी आते आते कितने समय में इसके 25 मोल रह गए, ये समय अर्धायु काल कहलाता है, या ये अभिक्रिया की अर्धायु कहलाती है। परिभाषा, डेफिनेशन, तो अभिक्रिया की अर्धायु की परिभाषा हो जाती है कि वह समय जिसमें अभिक्रिया की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, उसे अर्धायु कहते हैं। हाफ लाइफ पीरियड। तो ये अर्धायु कहलाती है। तो हमें क्या चीज़ पता होना चाहिए? अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है और आधी सांद्रता उसके कितने समय बाद रही। तो अपना टॉपिक शून्य कोटि अभिक्रिया चल रहा है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात करते हैं। प्रथम कोटि में पहुंचेंगे तो उसकी अर्धायु ज्ञात करेंगे। तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए पहले हमारे पास जो थोड़ी देर पहले इसका जो व्यंजक प्राप्त किया था वो हमारे पास होना चाहिए। के का मान क्या था? अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, तो के का मान था ये था। तो शून्य कोटि अभिक्रिया की अर्धायु का मान भी इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। करना क्या पड़ेगा, किसको कितना मानना पड़ेगा? टी को तो हम टी ऑफ मानेंगे, अर्धायु काल हो गया। और परिभाषा क्या होती है? वह समय जिसमें किसी अभिक्रिया की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता ये है, तो ये इसका मानना पड़ेगा। इसको कितना मानेंगे? इसका आधा। ये प्रारंभिक सांद्रता होगी और ये उसका आधा हो गया, बस ये दोनों मान इसमें रख दें तो अर्धायु काल का आ जाएगा। अभिक्रिया के अर्धायु का वेग स्थिरांक का मान आ जाएगा। फिर टी ऑफ का मान भी ज्ञात कर लेंगे। मान रखते हैं एक बार। अब आर की जगह रखेंगे ये, और टी की जगह रखेंगे टी 1/2 पैरों में। ये पूरा R0 है, ये आधा R0 है, आधा R0 बच गया, तो इसको लिख सकते हैं अब क्या हो गया, कैसे करेंगे इसको हल? ये ऊपर वाली संख्या भिन्न राशि है,
नीचे वाली संख्या पूर्णांक है तो इसके बटा 1 मान लेते हैं। तो ये आगे पलट कर लिख देंगे, साथ में गुणा का निशान लगाएंगे तो k का मान आ जाता है R0/2, तो ये है गुणा 1/T ऑफ, या ये हो जाएगा, या टी आपका मान कितना आ जाएगा, इधर ले के इधर आ जाएगा, ये हो जाएगी अर्धायु, ये अर्धायु का सूत्र आ जाएगा। इस पे छोटे प्रश्न आते हैं, इसकी व्याख्या कर दो बस, ये किस पर निर्भर है, किसके समानुपाती है, किसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ पर टी ऑफ R0 के समानुपाती है और वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इंपॉर्टेंट लाइन क्या हो जाएगी, शून्य कोटि के अभिक्रिया की अर्धायु क्या है, अभिक्रियक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती और वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये होती है। तो टी ऑफ समानुपाती R0 और टी ऑफ समानुपाती 1/k, ये होती है। तो ये सर आज का हो गया अर्धायु काल के बारे में, शून्य कोटि अभिक्रिया की और शून्य कोटि अभिक्रिया पूरे क्या होती है इसके बारे में। इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं, परिभाषा भी पूछ ली जाती है, यहाँ पर भी प्रश्न बनते हैं, के से भी प्रश्न बनते हैं, किस किस पर निर्भर करता है। इससे पहले अभिक्रिया शून्य कोटि अभिक्रिया उसका पूरा जो समय उसका मान कितना आ जाता है, वेग स्थिरांक का मान कैसे आ जाता है, ग्राफ है वो कैसे आ जाता है, ये सारा बहुत बढ़िया टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी खूब आते हैं। अब अपना अगला जो लेक्चर होगा वो प्रथम कोटि अभिक्रिया पर होगा और प्रथम कोटि अभिक्रिया का इससे भी कुछ ज़्यादा पढ़ेंगे और उसके अलग अलग जो रूप हैं वो भी प्राप्त करेंगे, ग्राफ भी प्राप्त करेंगे। और उसमें जो ग्राफ होगा वो तरीका वही रहेगा, उसमें भी y = mx + c वाला सूत्र रहेगा, लेकिन किस के बीच में ग्राफ खींचेंगे वो उसमें समझने वाली बात होगी। जब अभिक्रियक गैस हो तब क्या लेना पड़ेगा, दाब के रूप में कैसे हल करेंगे, तो उसमें कुछ ज़्यादा है, उसके अर्धायु काल भी ज्ञात करेंगे। तो ये अपने अब अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में इसको हल करेंगे। एक बार इतने करेंगे आज तो।